हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ग्राम चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ए सेट 7, जो कि हम जो पॉलिटिका एमसीक्यू सीरीज ला रहे हैं उसमें आज है सेट 7। इसमें आज फिर हम 30 क्वेश्चन को 30 क्वेश्चन के थ्रू पूरा पॉलिटिका रिवीजन करेंगे और आपको इसमें नया डाटा मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द इशू ऑफ रिट ऑफ क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो रिट को इशू करने के लिए क्या कंडीशन जरूरी होता है? यथास्थिति वारंट जारी करने के लिए इनमें से कौन सी शर्तें आवश्यक है? कार्यालय सार्वजनिक होना चाहिए, किसी कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, कार्यालय एक वास्तविक होना चाहिए, न कि केवल एक नौकर की इच्छा पर और दूसरे की खुशी पर कार्य या नियोजन। ऐसे व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करने में संविधान या संवैधानिक दस्तावेज का उल्लंघन हुआ हो। The office must be a public and must be created by a statute or by the constitution itself. The office must be substantive one and not merely the function or employment of a servant and at the will or during the pleasure of another. There has been a contravention of the constitution or a statutory instrument in appointing such person to the office. तो इसमें से कौन कौन सा कंडीशन क्यूओ वारंटो के लिए सही है? तो ये तीनों कंडीशन जो है वो सही है। क्यूओ यथास्थिति के लिए, क्यूओ वारंटो रखने के लिए ये तीनों कंडीशन जो है वो सही है। यानी कि ये तीनों जो है वो रहेगा तभी क्यूओ वारंटो जो है वो जारी हो सकता है। ये किस में है? ये है आपका आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है उसके अंडर में आर्टिकल 32 के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है ना। क्यूओ वारंटो है, हैबस कॉर्पस है, प्रोहिबिशन है, सेरियोटरी है, तो इस तरह से आप उसमें यहाँ पे जा सकते हो। अगला क्वेश्चन, सपोज अ लेजिस्लेशन वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इम्पोजिंग सर्टेन रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर। These include page ceiling, price, advertisements. The legislation include the 9th schedule to the Constitution. In the context, which one of the following statement is correct? The legislation is invalid as it violates freedom of press. The legislation is valid virtue of Article 31B. The legislation is invalid as it imposes unreasonable restriction under Article 19(2) of the Constitution. The legislation is valid as the press is not a citizen under Article 19 of the Constitution. मान लीजिए कि संसद द्वारा समाचार पत्रों पर कुछ प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून पारित किया गया था। इसमें पेज सीलिंग, कीमत और विज्ञापन शामिल थे। कानून भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल है। इनमें से कौन सा कथन सही है? कानून अमान्य है क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। कानून अनुच्छेद 131B के आधार पर वैध है। कानून अमान्य है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत अनुचित प्रतिबंध लगा है। कानून वैध है क्योंकि प्रेस संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत नागरिक नहीं है। तो देखिए, ऐसे तो कहीं पे प्रेस का आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में डिस्क्राइब नहीं है, बट बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आर्टिकल 19(2) के अंडर में आता है। तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, और इस पे आप अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। यानी कि लेजिस्लेशन क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना अलाउड है, अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाना अलाउड नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली क्या है? फंडामेंटल राइट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ये आपका, इसको आप दोनों आर्टिकल से, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों के थ्रू इसको आप देख सकते हो। ये फंडामेंटल राइट है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी इसको बताया गया है। राय सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज एज कंटेंट इज करेक्ट? दे कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू रिट जुरिसडिक्शन। बिल्कुल नहीं, इसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, रिट क्षेत्राधिकार में ये नहीं आता है। दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कब आया है? ये आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से लाया गया है। दे आर एप्लीकेबल ओनली टू ऑफ इंडिया। ये सही है, बिल्कुल सही। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, केवल 3। हु विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन जो है वो सही से नहीं मिला हुआ है? पावर ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटिंग ए न्यू स्टेट, बिल्कुल सही, संसद का शक्ति है। पावर ऑफ अ स्टेट अल्टरिंग द नेम ऑफ, नहीं, ये गलत है। राज्य का नाम पार्लियामेंट बदल सकता है, पार्लियामेंट के पास ही बदलने का पावर है। राज्य सजेशन भेज सकता है,
राज्य अपना सजेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजोल्यूशन पास करके अपना एक सजेशन भेज सकता है। जैसे अगर आपको हम एक एग्जांपल दें कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो था वो एक रिजोल्यूशन भेजा था कि आप हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में बंगाल का नाम अलग अलग रख दिया जाए, बंग, बंगा ऐसे करके। तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मानने से इनकार किया कि नहीं, इससे डॉक्यूमेंटेशन ऐसा में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये आपका क्या है, ये गलत है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ग्रांटेड टू बोथ, बिल्कुल सही। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ग्रांट ओनली सिर्फ नागरिकों को है, आपका ये 15-16 सिर्फ नागरिकों को है, ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से किसकी गारंटी भारत संविधान द्वारा नहीं दी गई है? फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, बिल्कुल। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिल्कुल। फ्रीडम टू ऑन, एक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी एनीवेयर इन कंट्री, बिल्कुल नहीं। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड ऑफ प्रोफेशन, बिल्कुल। यानी कि आप देश में कहीं भी किसी भी संपत्ति का नहीं खरीद सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना होगा। तो ये करेक्ट आंसर है, राइट आंसर इज सी। Which of the following are envisaged as being a part of right against exploitation in the Constitution of India? इनमें से कौन जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है उसमें सम्मिलित है? मानव तस्करी और जबरन श्रम, बिल्कुल, ये आपका क्या, ये अवेलेबल है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, नहीं, ये आपका इसमें नहीं है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ये भी नहीं है। कारखानों एवं खनन बच्चों का रोजगार पूर्वक, ये है। ये आपका किस में है? ये आपका आर्टिकल 17 में है, और ये आपका किस में है? 29 और 30 में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 और 4। ये आर्टिकल 23 और 24 का है। द पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? सकारात्मक निर्देश करें जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। विकेंद्रीकरण, राज्य के लिए गांधी विचार लागू करना नहीं। सरकार द्वारा मनमानी शक्तियों के उपयोग की जांच करें। समाज के पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना। तो इसका क्या हो जाएगा? ले डाउन पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन विच वुड गाइड्स स्टेट पॉलिसी एट ऑल लेवल, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सकारात्मक निर्देश निर्धारित करें जो सभी स्तरों पर राज्य की नीति का मार्गदर्शन करेंगे। अगला, in which case did the Supreme Court restore the primacy of the fundamental rights over the directive principle of state policy? तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस में ये बोला था कि फंडामेंटल राइट जो है वो डीपीएसपी से ऊपर है, आप डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट मान गया और बोला कि आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो डीपीएसपी के लिए, और लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म, यहाँ पे आपका क्या आया था? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और सेम चीज को ही लगभग मिनर्वा मिल केस में भी दोहराया था। तो यहीं पे आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसके बाद आ गया था। तो इसका कथन से क्या हो जाएगा? गोलकनाथ केस। Which of the following rights conferred by the Constitution of India is also available to non-citizen? गैर नागरिकों को भी इसमें से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल है। एक्वायर प्रॉपर्टी कहीं भी नॉन नहीं, फिर मूव एंड सेटल नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा है जो संवैधानिक अधिकार भी है और मानवाधिकार अधिकार भी है और मौलिकाधिकार भी है? तो ये है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन क्या है? एक फंडामेंटल राइट भी है और एक ह्यूमन राइट भी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वोट इन पब्लिक इलेक्शन, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है ना। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। डेवलप साइंटिफिक है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, अवॉइड रिस्पेक्ट एरियल ये भी आपका है, लेकिन ये नहीं है। ये गवर्नमेंट इज फेडरल और यूनिटरी ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन ही बताएगा कि गवर्नमेंट फेडरल है या नहीं है। सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन जो है वो बताएगा कि गवर्नमेंट फेडरल है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द टेरिटरी ऑफ द यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन में बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, सही।
द कंसेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज नेसेसरी बिफोर पार्लियामेंट redistributing टेरिटरी, गलत। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन इज नेसेसरी फॉर इंट्रोड्यूसिंग इन पार्लियामेंट अ बिल ऑन redistributing टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल सही। पार्लियामेंट मस्ट रिसीव द स्टेट्स ओपिनियन बिफोर रिकमेंडिंग अ बिल ऑन द अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, बिल्कुल गलत। यानी कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 1 and 3, 1 and 3। देखो आर्टिकल 3 जो है, आर्टिकल 3 के अंडर में कोई भी अमेंडमेंट लाने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी होता है और ये सिंपल मेजोरिटी से होता है। और प्रेसिडेंट जो होते हैं वो स्टेट को ओपिनियन के लिए भेज सकते हैं, स्टेट के पास भेजते भी हैं, तो स्टेट को 14 डेज के अंडर में उस ओपिनियन को देना होता है। और ये जो है ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगला, रिगार्डिंग इक्वलिटी बिफोर लॉ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स एक्सेप्शंस इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट एंड और गवर्नर। राष्ट्रपति या राज्यपाल के मामले में कानून में इक्वलिटी बिफोर लॉ में थोड़ा सा एक्सेप्शन बनाया गया है, ठीक है। सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, प्रेस का सेंसरशिप क्या है? प्रेस का सेंसरशिप हैज टू बी जज्ड बाय द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस। क्या हो जाएगा? रीजनेबलनेस के तर्क संगतता को देखा जाएगा कि उस पर अगर कसौटी पे उतरता है तो सेंसरशिप नहीं होगा, अगर कसौटी पे नहीं उतरता है तो उस पर सेंसरशिप हो सकता है। इस यहाँ से आपको तर्क संगतता, डॉक्ट्रिन ऑफ टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस के आधार पे ही सारा कुछ होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर रिस्ट्रिक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, किस ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो रिस्ट्रिक्ट है? डिफेमेशन, बिल्कुल सही। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, बिल्कुल सही। प्रोटेक्टिंग ए शेड्यूल्ड ट्राइब, नहीं। फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, बिल्कुल सही। यानी कि 1 to 4 डी इज द करेक्ट आंसर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right against exploitation prohibits children below 14 years of age from employment in family business, नहीं। below 14 years of age from being employed in hazardous occupation, यही सही आंसर है कि आपको राइट एक्सप्रेशन जो है वो चिल्ड्रन को 14 साल से कम के बच्चे को हानिकारक जो खतरनाक व्यवसाय है वो सब में काम करने से रोकता है, ये नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी में कौन सा आता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बाय स्टेट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और रेस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट्स। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान वेतन को छोड़कर बाकी तीनों आता है। 1 to 4 डी इज द करेक्ट आंसर, 1 to 4। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन, तो इस पर कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन। फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी डिसीजन जो है, कुछ भी कानून सब कौन ला सकता है? पार्लियामेंट। और वही जो है वो आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो रीजनेबल है या नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन सही है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं रहा तो उसको नल एंड वाइड कर देगा, अगर वो सही रहा तो वो रहेगा। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज अवेलेबल टू, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी जो है वो किसके अवेलेबल है? और पर्सन इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, किसी भी मौलिक अधिकार वाले सभी व्यक्ति को ये अवेलेबल है। ये सारे व्यक्तियों को क्या है? ये अवेलेबल है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स रेसाइडिंग इन इंडियन टेरिटरी। तो हमको बताया था कि सिर्फ इंडियन सिटीजन को कौन सा अवेलेबल है? सिर्फ इंडियन को अवेलेबल है 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा सबको लगभग अवेलेबल है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये अवेलेबल है, ठीक है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ इतना, ये नहीं अवेलेबल है। राइट टू पर्सनल लिबर्टी ये अवेलेबल है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 4, 22 का सी, 2 and 4 जो है वो अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल नहीं है 29 में, तो ये दोनों नहीं, बाकी 2 and 4 जो है वो अवेलेबल है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट एक्सप्लेन वाई द राइट्स इंक्लूडेड इन पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल।
निम्न में कौन सा कारक यह स्पष्ट नहीं करता कि संविधान के भाग 3 में शामिल अधिकारों को मौलिक नहीं कहा जाता है? मौलिक क्यों कहा जाता है? तो दे आर इक्वली अवेलेबल टू सिटीजन एंड एलियंस, दे आर सुपेरियर टू ऑर्डिनरी लॉ, सुपेरियर नहीं है और ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये कैंसिल। दे आर फंडामेंटल फॉर कंट्री, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1, 3 और 4, 2 को छोड़कर 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। द फंडामेंटल राइट्स डैश हैज बीन डिलीटेड बाय डैश अमेंडमेंट एक्ट, फ्रॉम फॉर्म एसोसिएशन नहीं डिलीट हुआ है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं डिलीट हुआ है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट से डिलीट हो गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। तो संपत्ति का अधिकार डिलीट हुआ है 44वां संवैधानिक संशोधन से, ठीक है। तो इसका आंसर 44th हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट, कौन सा स्टेटमेंट मौलिक अधिकार के संबंध में सही नहीं है? सम ऑफ द राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू आर्म्ड फोर्सेज, बिल्कुल सही है ये। दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन एनी इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता है। द प्रेसिडेंट अलोन कैन डिसाइड अपॉन द नोटिफाइंग देयर एप्लीकेशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, नहीं, पार्लियामेंट करता है। दे कैन नॉट बी अमेंडेड एज द फॉर्म ऑफ बेस्ट बेसिस ऑफ द, ये भी अमेंड हो सकता है, यानी कि 2, 3, 4। करेक्ट आंसर इज 2, 3 और 4 इज द करेक्ट आंसर। Which article of the Constitution say no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? तो ये कौन सा है आपका आर्टिकल 24। अनुच्छेद 24 जो है वो क्या बोलता है कि 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी कारखाना या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा या कोई भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 का क्या हो जाएगा? द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये है आपका ए, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 क्या है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स पर, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका बी। आर्टिकल 16 क्या हो जाएगा? देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये है आपका आर्टिकल 16। और अनटचेबिलिटी ये है आपका डी, यानी कि 1 का बी, सी का 4, सी डी का 3 और ए का 2। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला, द आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये आर्टिकल 21 में है। Article 21 of the Constitution of India states that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offence। ये है आपका आर्टिकल 20 में, यानी कि ये दोनों को क्या कर दिया है? स्टेटमेंट को चेंज कर दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन। दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एज एंजॉयड बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निदेशक सिद्धांत के द्वारा आपका क्या है? ये सारा कुछ किया गया है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का परिकल्पना करता है। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45 में है। और अगर और रहता, अगर फंडामेंटल राइट्स में रहता तो ये आपका कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A, तो आर्टिकल 21 और ए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अनुच्छेद 45 है, तो आर्टिकल 45 इज द करेक्ट आंसर। तो आज का 30 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग का कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। हम JSSC और JPSC का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज स्टार्ट हो गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको यहाँ पे रीजनेबल प्राइसेस पे आपको दिएगा। इवन कि हम लोग का टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गया है, जो कि मेंस और प्री दोनों के लिए टेस्ट सीरीज है, वो भी स्टार्ट हो गया। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप कमेंट्स सेक्शन से भी हमसे बात कर सकते हो, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। ओके, थैंक्स।